नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 तक देख चुके हैं। आज हम सेक्शन 4 देखेंगे। सेक्शन 4 को 3 भाग में बांटा गया है। एक मे प्रिज्यूम, दूसरा शैल प्रिज्यूम और तीसरा है मस्ट प्रिज्यूम। यहाँ मस्ट प्रिज्यूम तो नहीं बोला गया है और ऐसा हम लिखेंगे भी नहीं, लेकिन समझने के लिए यह मस्ट प्रिज्यूम है और इसका अपना लैंग्वेज में बोला गया है कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसको हम देखते हैं कि मे प्रिज्यूम क्या है। तो व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट मींस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम ए फैक्ट, कि कोर्ट एक फैक्ट को प्रिज्यूम करेगा। प्रिज्यूम इसको कर सकेगा, मान सकेगा। मे प्रिज्यूम, मे मीन्स मे नॉट प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम जहां लिखा हुआ है तो मे का मीनिंग होता है, मे नॉट भी मे का मीनिंग होता है। मे मीन्स मे नॉट। इट मे इधर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड मीन्स इट मे नॉट रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। वह डिसप्रूव्ड नहीं किया जाता है तो इसको इट कोर्ट मे प्रिज्यूम ए फैक्ट, कि प्रूव्ड फैक्ट है तो प्रूव्ड ही है। उसको फैक्ट मान भी सकती है, फैक्ट नहीं भी मान सकती है, यानी कि फैक्ट इन इशू को प्रूव्ड मान भी सकती है, अप्रूव्ड नहीं भी मान सकती है। दूसरा कि मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, मे मीन्स मे नॉट। इट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट दैट इट मे कॉल opposite party to disprove it, or it may call the even proving party that you prove it that it is a fact. Second है shall presume. Shall presume means it is directed by this act, it is directed by Indian Evidence Act that the court shall presume a fact. shall presume में कोर्ट विल presume, इसका मतलब क्या है कि कोर्ट presume करेगा। कोर्ट shall presume मतलब कोर्ट अवश्य ही presume करेगा। that कोर्ट shall regard such fact as proved, उसको प्रूफ मानेगा। unless until it is disproved by opposite party, it will not, it means court will not call the party that prove it, प्रूव करने के नहीं, अपोजिट पार्टी यदि डिसप्रूव करना चाहती है तो उसको कोर्ट मना भी नहीं कर सकती है। थर्ड पोर्शन है कि कंक्लूसिव प्रूफ मतलब मस्ट प्रूफ, यह अवश्य मानेगा कि ये प्रूव्ड है फैक्ट। व्हेनेवर वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट, यहाँ पर दो फैक्ट होना चाहिए, एक फैक्ट और दूसरा फैक्ट। एक फैक्ट प्रूव हो गया तो दूसरा फैक्ट ऑटोमेटिक प्रूव माना जाएगा। एक फैक्ट डिसप्रूव हो गया तो दूसरा फैक्ट भी डिसप्रूव्ड माना जाएगा। तो one fact is declared, when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court on proof of one fact regard the other fact proved, दूसरा फैक्ट को वो प्रूव मानेगा यदि एक फैक्ट प्रूव हो गया तो। कोर्ट shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it, इस इवेंट के अपोजिट अपना सेम पार्टी को तो अलाउ नहीं करेगा कि आप प्रूफ इसको कीजिए, दूसरा अपोजिट पार्टी उसको भी अलाउ नहीं करेगा कि आप इसको प्रूव कीजिए। यदि वो प्रूव करना चाहता है, कोई फैक्ट लाना चाहता है तो उसको भी कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। तो तीनों में अंतर क्या है दोस्तों? मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ में एक तो है कि मे प्रिज्यूम में कोर्ट प्रोवाइडेड है, कोई चीज प्रोवाइडेड है एक्ट में, और शैल प्रिज्यूम में इट इज डायरेक्शन ऑफ द एक्ट, डायरेक्शन दिया कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, अवश्य ही प्रिज्यूम करे। और तीसरा में है डिक्लेरेशन है, मतलब कोई डिस्कशनरी पावर नहीं है, डिक्लेयर किया है कि इसको कंक्लूसिव प्रूफ मानना ही मानना है। दूसरा देखते हैं कि कोर्ट में प्रिज्यूम, मे मीन्स मे नॉट प्रिज्यूम, और शैल प्रिज्यूम में क्या है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, अवश्य ही प्रिज्यूम करेगा, विल प्रिज्यूम नहीं है, मे प्रिज्यूम नहीं है, शैल प्रिज्यूम। और थर्ड में क्या है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम है, इसमें भी ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट
the other fact means presume the conclusive proof means proved, then it is conclusive proof. तो थर्ड में क्या है कि इट इज डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ दिस एक्ट है। और फर्स्ट में क्या है कि कोर्ट दो तरीके से, एक तो जो पार्टी है उसी को बोलेगा कि मे प्रिज्यूम मे नॉट प्रिज्यूम कि आप प्रूव कीजिए कि ये फैक्ट है। दूसरा यदि अपोजिट पार्टी है वो यदि डिसअप्रूव करना चाहे, कोई उसके डिसअप्रूव के लिए कुछ फैक्ट देना चाहे, कोई विटनेस देना चाहे, कोई डॉक्यूमेंट देना चाहे, तो वो भी अलाउ करेगी कोर्ट। सेल्फ प्रिज्यूम में क्या है कि कोर्ट तो अपना पार्टी को नहीं बोलेगा, असर्टिंग पार्टी को नहीं बोलेगा कि आप इसको प्रूव कीजिए, लेकिन जो डेनियल पार्टी है वो उसको डिप्रूव करने के लिए कोई फैक्ट, कोई एविडेंस, कोई मटेरियल फैक्ट कुछ कोर्ट में लाना चाहता है, तो उसको कोर्ट मना नहीं कर सकती है डिसअप्रूव करने के लिए, उसको डिसअप्रूव करने दिया जाएगा। तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ में कि कोर्ट तो असर्टिंग पार्टी को तो कुछ बोलेगा नहीं कि आप इसको प्रूव कीजिए, डेनियल पार्टी को भी यदि कोई फैक्ट लाना चाहते हैं इसको डिसअप्रूव करने के लिए, तो उसको फैक्ट को लाने नहीं दिया जाएगा। जैसे इंडिया को कोई बना हुआ मैप है, इंडिया का कोई जैसे राष्ट्रपति हैं और उनका नोटिफिकेशन में सभी लोग गेस्ट नोटिफिकेशन में आता है इंडिया के कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उसको डिसअप्रूव करने के लिए इंडिया के कोई टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी या स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इंडिया कोई मैप है और इस तरह से जमीन का कोई नक्शा है, तो ये सब क्या है, ये सब कंक्लूसिव प्रूफ है। कोई एक्ट है, लेजिस्लेशन है, रूल्स है, रेगुलेशन है, पॉलिसी है, कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर 2, जिसमें सेक्शन 5 से 55 तक है। तो कितने सेक्शन हुए? 56 सेक्शन हुए। 5 + 50, 5 + 50 तो कितने हुए? 55, और 55 टोटल 55 सेक्शन हुए। सेक्शन 5 में क्या कहता है? एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। कहता है कि सबसे पहले यही बोलते हैं रिलेवेंट फैक्ट के बारे में पढ़ना है। सेक्शन 5 से लेके 55 तक मीन्स 50 सेक्शन में आपको रिलेवेंट फैक्ट के बारे में, कौन कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होगा। तो रिलेवेंट फैक्ट पहले तो क्या है जानिए। फैक्ट इन इशू क्या है? तो one party asserts some right or liability and another party deny it, then it is fact in issue. And when any fact is connected, associated with fact in issue, then it is called relevant fact. Then again relevant fact से कोई और दूसरा फैक्ट कनेक्टेड हो तो भी relevant fact हो जाएगा, लेकिन it should not be too remote, it should not be highly remote। उससे भी कोई कनेक्टेड है तो भी रिलेवेंट, उससे भी कोई कनेक्टेड है तो भी रिलेवेंट। तो हम यहाँ कोर इशू क्या देखते हैं? फैक्ट इन इशू देखते हैं। फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिसप्रूव करते हैं, और रिलेवेंट फैक्ट तक कौन फैक्ट जाएगा? जो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ज्यादा रिमोट होगा तो उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन 5 से 55 तक हम देखेंगे कि कौन कौन है जो फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा और कौन कौन नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 5 में है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट ओनली। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। सूट और प्रोसीडिंग क्या है दोस्तों? सूट है सिविल सूट, और प्रोसीडिंग यहाँ क्यों बोला? और क्योंकि क्रिमिनल केस को प्रोसीडिंग यहाँ बोल दिया। ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग about only existence or non-existence of fact in issue and relevant fact and no, तीसरा पॉइंट बोलता है no others, और किसी और चीज का एविडेंस नहीं दिया जाए। एक तो फैक्ट इन इशू का दिया जाएगा और एक रिलेवेंट फैक्ट का दिया जाएगा, दो ही चीज का दिया जाएगा। तीसरा यहाँ बोल दिया है किसी और चीज का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन दिया है दोस्तों कि ये ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विथ ए क्लब विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ।
ये क्या करता है, डंडा से बी को मारता है, इस इंटेंशन से मारता है कि इसका तो डेथ ही कॉज कर दूंगा आज, और वो मर भी जाता है, तो उसमें मर्डर का केस ट्रायल होता है। तो ये ट्रायल फॉर द फॉलोइंग फैक्ट इन इशू, क्या क्या है, तो ये बीटिंग बी विथ डंडा या क्लब, यस ये फैक्ट इन इशू है, बीट करना, बीट नहीं करता तो मरता ही नहीं। और एज बीटिंग बी विथ क्लब, सॉरी एथ पॉइंट हो गया। दूसरा, एज कॉजिंग बी डेथ बाय सच बीटिंग, हाँ उसी के डंडे की पिटने से ही टू मर्डर होता है, ये भी फैक्ट इन इशू है। ये कॉज एज इंटेंशन टू कॉज बी डेथ, इंटेंशन था, ये भी फैक्ट इन इशू। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पर दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड के एक एविडेंस के बारे में, कि कोई बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड पेपर लिख के भर के देते हैं ना, कि मैं आपसे 10,000 कर्जा लूँ रहा हूँ तो 5% इंटरेस्ट के साथ आपको लौटा दूंगा, ये बॉन्ड पेपर आप ओरिजिनल संभाल के रखिए, डुप्लीकेट मुझे दे दीजिए। अब वो पैसा देने से माना गया तो उसको दिखाएंगे कोर्ट को, सर बॉन्ड पेपर दिया है, अभी मेरे को ये पैसा देने से माना किया, उसने कोर्ट में केस कर दिया। अब कोर्ट में केस कर दिया, पहला हेयरिंग पे क्या बोलेगा कि एक हेयरिंग के डेट दिया, फर्स्ट हेयरिंग बोले बॉन्ड पेपर तो पहले लाइए, आप ओरिजिनल बॉन्ड पेपर यहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए। अब वो ओरिजिनल बॉन्ड पेपर ले नहीं जाता है, तो कह रहा है कि सब्सिक्वेंट हेयरिंग पे अब ओरिजिनल बॉन्ड पेपर कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस करेगा और उसको प्रोड्यूस नहीं करने दिया जाएगा। देखते हैं, ए सीटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम at the first hearing of the case a bond on which he relied, सूट फाइल किया है और बॉन्ड पेपर के बेस पे कुछ क्लेम कर रहा है, इज राइट और लायबिलिटी, राइट क्लेम कर रहा है, और लायबिलिटी तो नहीं, लायबिलिटी तो उल्टा हो जाएगा, तो राइट क्लेम कर रहा है और बॉन्ड पेपर लाया नहीं। This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at the subsequent stage of proceeding, तो बाद में दूसरे स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में नहीं लाएगा कि ये ओरिजिनल है, इसको मैं प्रोड्यूस करता हूँ, सॉरी बाद में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। Admissibility of evidence, it is settled that where there is no plea, there is no dispute on particular question, no evidence is admissible in relation to them। ये कहा है प्रताप राय कोठारी वर्सेज जॉन ब्रेगंजा, सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में कहा है कि जब डिस्प्यूट ही नहीं है, जब फैक्ट इन इशू ही नहीं है, तो भाई एविडेंस किस बात का, ये तो नॉर्मल सी बात है। एविडेंस आपको, फैक्ट इन इशू नहीं है उसके बारे में आपको एविडेंस प्रोड्यूस करने नहीं दिया जाएगा, कोर्ट को टाइम वेस्ट करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 6, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसको तो बहुत सुनेंगे आप, सेम ट्रांजेक्शन का, कि वह फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा जो एक ट्रांजेक्शन के हिस्सा है, पार्ट। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू से इतना ऐसा कनेक्टेड है वो, as to form the part of the same transaction, उसी एक घटना का हिस्सा है, आर रिलेवेंट फैक्ट, तब वो रिलेवेंट हो जाएगा। अभी 55 तक पढ़ेंगे कौन कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होगा। whether they occurred at the same time and place or at different time and place, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हाईली कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे हमने प्लान बना वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली में रिक्रूटमेंट किया कि आ जाओ सब 16 साल के बच्चे लोग, 18 साल के भी बच्चे आ जाओ। मुंबई में हमने उसकी ट्रेनिंग दी, कलकत्ता में हमने उसकी फंडिंग की, और चेन्नई में उसका हेडक्वार्टर गठित किया, और हम खुद रह रहे हैं न्यूयॉर्क में। अब बताइए सभी लोग जितने भी इन्वॉल्व हैं सभी लोग दोषी हैं कि नहीं, और सब अलग अलग जगह पे हैं, सब अलग अलग समय पे, कोई मुंबई में अटैक करेगा, कोई चेन्नई में अटैक करेगा, कोई
दिल्ली में अटैक कर रहा है, कोई बंगलोर में अटैक कर रहा है, सबको अलग अलग निर्देश दिया जा रहा है। तो सभी फॉर्म ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है कि नहीं? क्यों? सिर्फ ये यहाँ देखा है कि कितना एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको अलग किया ही नहीं जा सकता, उसको अलग देखा ही नहीं जा सकता। यदि अलग किया गया, रिक्रूटमेंट रोक दिया गया, इनका पेमेंट रोक दिया गया, ये प्लान हेडक्वार्टर डिसमेंटल कर दिया गया, तो ये जो बेजिंग वार ऑफ अगेंस्ट इंडिया जो है वो नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों आगे। कहता है इलस्ट्रेशन में कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, ए एक्यूज्ड है बी के मर्डर का बाय बीटिंग whatever was said or done by A or B at the or by the bystander, जो वहां पर खड़ा है, दर्शक लोग हैं, उनके द्वारा जो भी उस समय कहा गया जब उसको वो पीट रहा था, कौन? ए पीट रहा था बी को एट द टाइम ऑफ बीटिंग, और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट, लेकिन जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर इट, है ना? जैसे पीटने आया तो उस समय पीट दिया, पीट के जा रहा है उस समय, पीट रहा है उस समय, तो जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर या एट द टाइम ऑफ बीटिंग, जो भी बात पीटने वाला बोला या पिटाई जिसकी हो रही वो बोला या वहां जो लोग खड़े हैं दर्शक वो बोले, तो वो क्या हो जाएगा? रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। आफ्टर इट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इज ए रिलेवेंट फैक्ट। इसको सेम ट्रांजेक्शन को में काउंट होगा, जिसको रेस ट्राई भी बोलते हैं, रेस ट्राई भी बोलते हैं इसको। दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं दोस्तों। ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लीजिए आ गया, बाय टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड इंसरेक्शन इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक, ट्रूप पे ही अटैक कर दिया, मिलिट्री पर अटैक कर दिया, एंड गोल्स आर ब्रोकन ओपन, मतलब जेल को तोड़ दिया, अब उसमें से अपराधी निकालो, उसको अपने गैंग में मिला लो। द अकरेंस ऑफ दिस फैक्ट इज रिलेवेंट, सब अलग अलग समय पे होगा, सब अलग अलग जगह पे होगा, बट दे आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन क्या है? वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक ही है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। The occurrence of this fact is relevant as forming part of general transaction as forming part of same transaction, though A may not have been present at all of them. ये हेडक्वार्टर में मान लो बैठा हुआ है और सारा निर्देश दे रहा है, भर्ती यहाँ से करो, चंदा यहाँ से कलेक्ट करो, एक्सटॉर्शन यहाँ से करो, हथियार यहाँ से लो और यहाँ ट्रूप पे अटैक करो, तो वो भी पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर सेम ट्रांजेक्शन तो नहीं बोला गया है क्योंकि ट्रांजेक्शन अलग अलग होगा, इसलिए पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन यहाँ बोलना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक वेपन ले रहा है, उसमें जो ट्रांजेक्शन वो सेम ट्रांजेक्शन होगा ना। एक रिक्रूटमेंट करने के लिए कमांडर को नियुक्त कर दियो, एक को बोलो अटैक करने के लिए नियुक्त कर दियो, एक को बोले हो एक्सटॉर्शन करने के लिए नियुक्त कर दिए हो, अलग अलग कामों पे नियुक्त कर दिए, तो सेम पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कैसे होगा? पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन, जनरल ऑब्जेक्टिव, जनरल वर्क, जनरल मोटिव, जनरल एक्ट इज वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है दोस्तों सी, ए शुड बी फॉर लाइबल। लाइबल मतलब लीक करके मानहानि करना, सिलेंडर मतलब बोल करके गाली देना, 50 बोल करके मानहानि करना सिलेंडर, तो ये शुड बी फॉर लाइबल कंटेंट इन लेटर फॉर्म पार्ट ऑफ करस्पोंडेंस। अब उसको लेटर गाली में लिख के भेज दिया, लेटर लिख के भेज दिया, उसमें गाली। लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज, तो फिर भाई लाइबल तो होगा, मतलब आपने मनहानि किया है लिख कर मेरे को, आपने लेटर लिखा, उसमें 50 गालियां लिख दिया। एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द करस्पोंडेंस इन विच इट इज कंटेंट अ रिलेवेंट फैक्ट, तो क्या हो जाएगा? वो रिलेवेंट फैक्ट हुआ। कैसे? तो बोलो ये तो काफी रिमोट है, रिमोट कैसे हो गया? आज लेटर बोलो तो क्या अभी पहुंच जाएगा? वो तो 10 दिन 15 दिन लगेगा, और इंडियन पोस्ट हो और गांव में हो तो 1 महीना भी लग जाता है। तब भी ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन बोलिए या सेम ट्रांजेक्शन बोलिए, आर रिलेवेंट फैक्ट दो दे डू नॉट कंटेन द लाइबल इटसेल्फ।
उसके बाद मतलब लाइबल इटसेल्फ मींस डू नॉट कंटेन लाइबल। अब इस तरह से अतिशयोक्ति करके या व्यंग करके लिखा कि आपको नॉर्मल एक पढ़े तो लगे नहीं कि वो तो गाली है, लेकिन वो गाली देकर ही लिखा है इस तरह से, तब भी वो आएगा, लाइबल में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन इज वेदर certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. अब देखो, अमेजन से मंगा रहे हैं, कोई आइटम दिल्ली से आ रहा है और डिलीवरी होने है पुणे, तो क्या एक बंडल रहता है? नहीं, वो उसको दिया, वो उसको दिया, वो उसको दिया, तो वो तो सभी आएगा, रिलेवेंट फैक्ट होगा। सभी ट्रांजेक्शन जितने भी हुए सब पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन या जनरल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माना जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 7। सेक्शन 7 में क्या कहता है? फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट। तो इसको स्कोप वर्ड है दोस्तों, SCOPE, स्कोप है ना, स्कोप वर्ड SCOPE, उससे हम याद करते हैं। सेक्शन 7 जहां हम लिखा हो आप याद कीजिए स्कोप। तो एस से क्या आ जाएगा? स्टेट ऑफ थिंग। सी से क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ थिंग या कॉज ऑफ फैक्ट इन इशू। उसके बाद ओ से क्या आ जाएगा? ओ से आ जाएगा अपॉर्चुनिटी। ओ से आ जाएगा ओकेजन ऑफ फैक्ट या ओकेजन ऑफ फैक्ट इन इशू। फिर पी है, पी से क्या आ जाएगा? पोसेशन। और उसके बाद ई है, ई से क्या आ जाएगा? इफेक्ट। तो देखते हैं दोस्तों, फैक्ट विच आर नॉट फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, कॉमा इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग under which they happen or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. जैसे illustration देखते हैं, the question is whether A robbed B, A ने B को लूटा। तो the fact that shortly before the robbery B went to the fair, है ना, B मेला में गया था, तो ये क्या हो गया? ये एक ओकेजन हो गया। विथ मनी इन हिज पोजेशन, मेला में क्या कोई खाली पॉकेट जाता है? कुछ खरीदने के लिए जाता है, मिठाई खरीदेगा, कुछ और बिक रहा है सामान वो खरीदेगा मेला में, झूला पर झूलेगा, तो वो